नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर जिस तरह देश के कई राज्यों में हिंसा हुई, एक पैटर्न पर हिंसा हुई, ट्रेन जलाई गई, बस जलाई गई, पथराव हुए, ऐसी घटनाएं अपने आप अचानक हो नहीं सकती कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही पैटर्न में हिंसा। इस हिंसा के पीछे साजिश की आशंका से इनकार नहीं है, लेकिन आज राष्ट्रवाद का हमारा मुद्दा सिर्फ ये हिंसा क्यों हुई ये नहीं, बल्कि सवाल ये कि क्या सैन्य क्षेत्र में सुधारों पर विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है, क्योंकि जिस विपक्ष को हिंसा शांत करने की पहल करनी चाहिए वो इसे भड़का रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 साल बाद अग्निवीरों में नक्सली तलाश रहे हैं, तो कांग्रेस के दूसरे विधायक कह रहे हैं कि देश खून से लथपथ हो जाएगा लेकिन अग्निपथ लागू नहीं होगा। सवाल है कि क्या मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आग भड़काने की कोशिश हो रही है? क्या ये मोदी सरकार के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का विरोध है? अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर बीते 4 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है बिहार, जहां कई जिलों में प्रदर्शन हुए। आज पटना जिला के तारेगना में जमकर उपद्रव हुआ। तारेगना रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। आप ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह सरकारी संपत्तियों की बर्बादी कर दी, उनको जला दिया गया। जली हुई सरकारी संपत्तियों का यह वीडियो गवाही दे रहा है कि इस हिंसा का अंजाम देने वालों को सिर्फ छात्र कहें तो आखिरकार कैसे कहें? तारेगना में हिंसा का जब तांडव हो रहा था तो एक और सुरक्षा बल थे तो दूसरी तरफ उपद्रवी थे। हालात ये हो चुके कि सुरक्षा बलों को फायरिंग के लिए वहां मजबूर होना पड़ा था। ये तस्वीरें जरा देखिए। दम पेट रेलवे लाइन से दम रेलवे लाइन आगे तक रेलवे लाइन दम हटा दीजिए। तारेगना में जीआरपी थाने को आग लगाई गई। वहां इतनी पत्थरबाजी हुई कि दीवार पर निशान पड़ गए। वहां क्या हालात थे ये आप खुद देखिए और आप खुद सुनिए जरा। गोली भी चला, दुतरफी गोली चला, इतना ढीला बरसाया, माना करने लाख कोशिश करने के बावजूद वो माना नहीं। इतना तांडव मचाया कि हम लोग जान बचाए अपना। हवा में गोली चलाए कि बच्चा है, लेकिन मानने के लिए वो तैयार, बच्चा नहीं था। वो लोग सब एक लगता था कि एक अपराधी किस्म के लोग, बच्चे लोग हैं। लेकिन ये हिंसा की आग सिर्फ बिहार में नहीं थी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, हर राज्य में हर जगह पर ऐसी ही हिंसा होती हुई दिखाई पड़ी। पटना के तारेगना के अलावा बिहार के जमुई में पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की, पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। उत्तर प्रदेश में कल अलीगढ़ और मथुरा में हिंसा हुई थी। आज हिंसा की तस्वीरें जौनपुर से आई हैं। जौनपुर प्रयागराज रूट पर सड़क जाम की गई और सड़क जाम करके प्रदर्शन किया गया और उसी प्रदर्शन के दौरान रोडवेज की एक बस में आग लगा दी गई और उसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया गया है इन्हीं प्रदर्शनकारियों के द्वारा। टाइम्स नाउ नवभारत पर अग्निपथ के विरोध के नाम पर हिंसा फैलाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हमने किया था। दिखाया था अपने दर्शकों को कि सेना भर्ती की कोचिंग चलाने वाले किस तरह से युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपने टाइम्स नाउ नवभारत पर यह भी देखा, लेकिन ऐसा सवाल यह कि विरोध के नाम पर क्या राजनीति भी छात्रों के गुस्से को भड़काने में लगी? आज आपने पटना के तारेगना में हिंसा की खबर देखी। तारेगना जहानाबाद के पास है और जहानाबाद वो जगह जो नक्सलियों का गढ़ था।
अब आप उस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए जिनके राज्य में खुद नक्सलियों का आतंक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आप सुनिए और समझने की जरा कोशिश कीजिए कि क्या किसी राज्य के जिम्मेदार मुख्यमंत्री का ऐसा बयान होना चाहिए। आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो और दूसरे क्षेत्रों में आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी। वो जो ट्रेनिंग हुआ है नक्सलियों को ट्रेनिंग किसने दी। तो यदि ऐसे इस प्रकार के हजारों की संख्या में बिल्कुल नौजवान बच्चे हैं और वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उसके सामने क्या है। यदि वो गुमराह हो गए तो भूपेश बघेल उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो राज्य खुद नक्सल प्रभावित रहा है। भूपेश बघेल किस विद्रोह को आंच दे रहे हैं ये समझ से बिल्कुल परे। अब आप झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान सुनिए जो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना रही तो देश खून से लथपथ होगा। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ा पूरा देश चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने 8 सालों में आपने कोई नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया और आज आपने देश को बेच दिया। आपने रेल बेचा, हवाई जहाज बेचा, कल कारखाने सारे आपने बेच दिए, नोट बेच दिया, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं। इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देख लीजिए, आप लोग युवा सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होगा। तो राष्ट्रवाद में आज के सवाल जो है वो आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब अपने मेहमानों से तलाशेंगे। सवाल नंबर 1 कि क्या अग्निपथ की आंच में विपक्ष अवसर की रोटी सेक रहा है। सवाल नंबर 2 ये कि क्या अग्निवीरों के नक्सली बनने का संदेह जताना सेना का अपमान नहीं। सवाल नंबर 3 ये कि क्या अग्निपथ पर खून खराबे की धमकी देना हिंसा के लिए भड़काना नहीं है। सवाल है कि क्या अग्निपथ का विरोध मोदी के रिफॉर्म एजेंडे का विरोध नहीं। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उन मेहमानों का परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अजय वर्मा जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ मेजर जनरल SVP सिंह जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और सुशांत सरीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामरिक जानकारी जानकार है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत मेजर वर्मा जी आपसे करना चाहूंगा कि विपक्ष को जहां एक तरफ ये पहले युवाओं से अपील करनी चाहिए कि भाई सरकार की योजना से आपको अगर आपत्ति है, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो शांति के साथ सरकार से बात करें। ये स्टेशन जला देना, ये बसें जला देना, ये पुलिस पर पथराव करना, ये कौन सा तरीका? अनंत जी, मैं विनम्रता के साथ आपके इस चैनल से ये अपील कर रहा हूं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से कि देश की संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा नहीं। देश की संपत्ति, ये तरीका नहीं होता। आंदोलन होता है वो शांतिपूर्ण होता है, तरीके से होता है, सिस्टम से होता है। ये तो मैंने कर दिया। अब आप फैक्ट्स पे आ जाइए जी। अब आप फैक्ट्स पे आ जाइए कि हिंदुस्तान के देश में जो 2014 से अघोषित कर्फ्यू लागू हो गया है और देश में जो हालात चल रहे हैं, बिहार में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। राष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की। हरियाणा में सरकार किसकी है? तो ये जो बच्चे कर रहे हैं, जिम्मेदार ये जो कर रहे हैं लोग, धरना प्रदर्शन अपनी जिंदगी के लिए, नौकरी के लिए, भविष्य के लिए, तो इसके लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी देश की सरकार और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की है या ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ऊपर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है? ये किस तरह का मजाक है हिंदुस्तान के लोगों से कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी, सरकार आपकी, व्यवस्था आपकी, कानून जो आप लाते हैं वो लोगों की समझ में नहीं आते हैं। जीएसटी का कानून लाए, व्यापारियों की समझ में नहीं है, आपके समझ में आया। नोटबंदी का कानून आया, देश बर्बाद हुआ, कहीं कोई काला धन नहीं आया, आपकी समझ में आया, लोगों की समझ में तो नहीं देश जला दे सर। जनाब सुन ले 60 सेकंड। आपके पास फिर कृषि कानून आया, किसानों की समझ में नहीं आया, आपकी समझ में था, वो वापस लिया गया। अब ये रक्षा से संबंधित छात्रों के लिए कानून आप लाए हैं, ये आपकी समझ में, हाँ आपके अंधभक्त और भक्त और आपके आईटी सेल की समझ में जरूर आ जाता, उसे बिना पढ़े इस कानून को वो जानकारी कर देते हैं। यहाँ तर्क और वितर्क करेंगे। आपको बताता हूं मैं जी। भारत में एक संधि, पहला मैं रिएक्शन सब लोगों से ले लूं, छोटा छोटा रिएक्शन, उसके बाद मैं आपकी पूरी भारत में एक संधि हुई थी गोरखालैंड की ब्रिटेन से और अमेरिका से, नेपाल से, कि हम 1-2 बटालियन अपनी रक्षा से देंगे। हाँ। जब आप 4 साल के लिए लेंगे, वो संधि जो हुई है ना, नेपाल में आप कुछ दे पाएंगे, मैं कई चीज आर्मी के, और फिर दूसरी बात यह 4 साल में तो बच्चा सीख भी नहीं पाएगा। और अब चाइना
के सामने आप वैसे कह तो रहे हैं बहुत सीख रोना नहीं रोते पाएगा, हैं। नहीं भूपेश सीख बघेल कह पाएगा रहे हैं कि भाई। वो नक्सली बन आप जाएंगे। मुझे उठा लीजिए, आर्मी दोनों के लोगों चीजों में से मैं परस्पर विरोध है बिना सर। मैं अनुरोध ठीक है करता हूं अजय कि जी, वो मैं वापस बताएं हटूंगा कि आपकी 4 बात। साल अबू में क्या दुजाना विशेषज्ञ हो जाते हैं, क्या अबू सीख दुजाना जाते कुछ ही हैं? वक्त में हमारे साथ होंगे, एमएलए हैं आरजेडी से, और इसी बीच हमारे साथ निखिल मंडल जुड़ चुके हैं जेडीयू के साथ। निखिल मंडल, बताइए जरा कि अगर ये अलर्ट था इंटेलिजेंस का कि भाई बिहार के अंदर छात्र इस तरीके से उग्र हो सकते हैं, तो पहली बात तो ये कि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके ऊपर बैठती है। दूसरी बात ये कि अगर सरकार ये कहती है, आर्मी चीफ ये कहते हैं कि भाई ये छात्रों की भलाई के लिए है, तो ये संदेश छात्रों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? से आपने जो कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जहां तक बात है, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट का वो पार्ट है और वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट। और एक फैक्ट है, प्रैक्टिकलिटी में अगर ये बात की जाए तो निश्चित रूप से कई बार जब अचानक से एक मॉब आता है तो कई शुरुआती दौर में कठिनाई होती है, लेकिन आज की डेट में ऐसी स्थिति नहीं है। आज बिहार में 15 से 16 जिले में ऑलरेडी जो है इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, फोन सेवाएं बंद कर दी गई है। जितने सारे गिरफ्तारी हो रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के तहत, जितने सारे शिनाख्त हो रही है उसके तहत गिरफ्तारी हो रही है। निश्चित रूप से एक कंसर्न है कि इतने बड़े मॉब को थोड़ा सा दिक्कतें आती है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि हम वी आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारा तो ये कंसर्न है कि अगर स्टूडेंट्स तक या कैंडिडेट्स तक अगर चीजें सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो निश्चित रूप से वैसे चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर ये बहुत ही अच्छी योजना है तो फिर इतना हंगामा क्यों? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीच में कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन को दूर करते हुए इसके इफ एंड बट्स को क्लैरिफाई करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स और कैंडिडेट तक ये क्लियरफाई होकर के वो भी संतुष्ट ठीक है, मैं चाहूंगा शहजाद पूनावाला दोनों बातों का रेस्पॉन्ड करें। शहजाद, जो अजय वर्मा ने आरोप लगाया कि भाई जितनी केंद्र की योजनाएं आई हैं वो सरकार को या सरकार से संबंधित जो लोग हैं उनके अलावा किसी और का समझ नहीं आते। निखिल मंडल भी वही कह रहे हैं कि इसमें जितने इफ एंड बट्स हैं उसका आपको निस्तारण करना होगा, तभी जाकर शायद ये उग्र प्रदर्शन रुक पाएगा। आनंद जी, मैं सेकंड विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करूं और उस पर अपने सारे जवाब दूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग एक पेज पर आ जाए, कम से कम एक विषय पर, जो अग्निपथ के नाम पर हिंसा हो रही है। और मैंने अभी बयान देखा चिदम्बरम जी का, उन्होंने कहा महात्मा गांधी की राह को अपनाना चाहिए। तो अगर उन्होंने ये कहा है, तो इरफान अंसारी जिसने कहा खून से लथपथ होगा, उस पर कांग्रेस कब कार्रवाई करेगी? या ये हुस्न अफरोजी वाले बयान है चिदम्बरम के? पहले इस विषय पर हम सब एक मत हो जाए, उसके बाद चाहे जितने सवाल लेने, 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक भी आप बिठाकर एक एक सवाल का जवाब मैं जेडीयू को भी दूंगा और कांग्रेस को भी दूंगा, परंतु इस विषय पर कम से कम सबकी एक मत ले लो कि क्या इरफान अंसारी को जेल होनी चाहिए, उसे निकाला जाना चाहिए, हाँ या ना? पहले इससे शुरुआत करते हैं। बात आपकी वाजिब है। इरफान अंसारी की बात भी करेंगे, भूपेश बघेल की बात भी करेंगे, और पीछे दमनम का जो बयान है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन आज की तारीख में आनंद जी मुझे अपने तरीके से, हाँ एक सेकंड आनंद जी मैं आपसे हाथ जोड़कर, देखिए किसी नीति को आपको पसंद ना आए उस पर विरोध करें, लोकतंत्र है, अपनी बात हमारे सहयोगी हो या विरोधी हो वो उस पर बात रखे, उस पर विस्तृत चर्चा हो जाए। 10 लोगों की 10 ओपिनियन हो सकती है, उस पर हम लोग आगे पीछे जा भी सकते हैं, पर कम से कम हिंसा का तो रास्ता कोई इसको स्वीकारता नहीं है। कम से कम इस बात पे पहले आप सर्वसम्मति बना लो कि इरफान अंसारी पर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, हाँ या ना? इस पे आगे बढ़ जाएंगे, 5 मिनट का मामला है, उसके बाद पूरी चर्चा करेंगे। हर जवाब लेकर मैं बैठा हूं। ठीक है सर, पहले इसका जवाब मैं सबसे पहले अजय वर्मा से ले लेता हूं। देखिए वो वहां क्या परिस्थिति है, देश के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं, ये चीजें तो इरफान अंसारी से, पूरा देश क्या कह रहा है, ये स्कीम्स को वापस लीजिए। आप पहले किसानों की तरह वापस लेंगे तो अब समझ में आएगी क्या ये बातें, क्या सेना को कमजोर करने की। इरफान अंसारी का जो बयान है अजय जी, वो किसी को कुछ नहीं है भाई, वापस लेना या कुछ सेना को कमजोर करने की साजिश है। चाइना इतना मजबूत है, पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, श्रीलंका के क्या हाल है। भारत है ये देश है वीर जवानों का, जय जवान जय किसान का जो नारा है हिंदुस्तान का, कहीं ना कहीं वो खंडित होता जा रहा है। पहले किसान को किया गया, अब जवान को किया जा रहा है। अजय जी, जवान शहजाद पूनावाला का जो सवाल था वो इरफान अंसारी के बयान को लेकर था, कंसाइज होकर हम लोग बात करते हैं। भटकाने के लिए इन मुद्दों पे बात नहीं, भटकाने वाला नहीं है सर, आपके आने से पहले जब आप चर्चा में रहे तो इरफान अंसारी का वही बयान हम लोगों ने दिखाया। पॉइंट बताऊं, आर्मी में अफसरों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं थी, 30 साल में उनकी सर्विस का कार्यकाल होता था।
जो ये जवान है बच्चे, चर्चा इनकी कर 15 लेंगे, साल की पहले इस पर कार्यकाल एक होता मत हो जाए है हम, और अब ये आपने कि हिंसा 15 साल तरीका की नहीं जगह है। 4 साल में 1 साल और 2 साल तो अजय जी, सीखने के इरफान नाम अंसारी। पर, और 4 महीने बाद जब ये निकलेंगे सेना में सुसज्जित होकर हथियारों का प्रशिक्षण तो लेकर, इरफान अंसारी पर उसके कार्रवाई बाद हो आप या इनसे नहीं क्या हो? उम्मीद करते हैं इस देश में कि ये अडानी और अंबानी के कमांडो अजय वर्मा जी, बनके काम इरफान करें? अंसारी आनंद जी, इरफान इसमें मत अंसारी का जाइए, बयान। हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है, संक्षेप में हम इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद जितनी आपकी समस्याएं हैं, जितनी आपके सवाल हैं, उन पर हम लोग आगे बात करेंगे। इरफान अंसारी का बयान के बारे में बात कीजिए। देश के मुद्दों से क्या भटके सोनिया गांधी इरफान अंसारी को निकालेगी, हाँ या ना? कांग्रेस सर, का तो जिस ये बयान पार्टी नहीं से है। आप हैं उसी पार्टी के एमएलए वो हैं। नहीं या ना? कांग्रेस का तो ये बयान नहीं है। कांग्रेस का अगर अधिकृत बयान होता तो हम देते, हमारे मीडिया इंचार्ज सेल देते। विधायक है, हर क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक है, जनता तो के उसको साथ निकाल है, दीजिए आप। क्षेत्र की जनता घोषणा है। कीजिए आप कि उनसे निकाल फोन रहे करके हैं। पूछ लीजिए, फिर जस्टिफाई हो घोषणा कीजिए जाएगा। कि निकाल रहे हैं। लेकिन शेख इस हुसैन देश को नहीं निकाला, बचाइए। इस भारत शेख में हुसैन को नहीं संविधान निकाला। लागू है, लोकतंत्र ये है, भी इस प्रकार के बयान दे रहा है, इस उसको देश नहीं में निकाला। क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं, किस तरह से आनंद ये जी, लोग प्लीज मुझे मौका दें। जलाए जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भी आप आनंद जी, मुझे ब्रिटेन की और कृपया अमेरिका की करके बना 10 ठीक है, संक्षेप में शहजाद, उसके बाद चलूंगा बाकी मैं उनके आनंद पास जी, में। 10 सेकंड के लिए कृपया बिल्कुल मुझे मौका दे। आनंद जी, यहां पर बैठे सारे जो हमारे लोग हैं, प्रवक्ता है, विपक्षी दल के हैं, सेना के लोग हैं, उन सबकी बातों को सुनना है और जवाब देने का मेरा यहां पे काम है, मैं करूंगा। पर कम से कम एक इरफान अंसारी जिसपे हम सब एक मत है, क्या सोनिया गांधी उस पर कार्रवाई करेगी, हाँ या ना? क्योंकि कोई भी इसका स्वीकार नहीं करता। जेडीयू भी बैठे, उनसे पूछे, वो भी स्वीकारेंगे नहीं। वो हो सकता है हमारे साथ इस विषय पर अलग राय रखते हो, परंतु हिंसा किसी भी तरीके से, ये आरजेडी मानसिकता, रेल जलाओ दल मानसिकता, ये एसपी मानसिकता, संपत्ति फूको मानसिकता, ये एआईसीसी मानसिकता, आर्सन इनको चाहिए कमेटी मानसिकता, इसका कोई स्वीकार नहीं कर सकता। पहले इस पर हम एक मत। एक सेकंड, आपने आरजेडी का नाम लिया। आरजेडी से एमएलए अबू दुजाना हमारे साथ चर्चा का हिस्सा इस वक्त बन चुके हैं। मैं शहजाद वापस हटूं। अबू दुजाना, ये आरोप विपक्ष के नेताओं के ऊपर भी लग रहा है और बिहार में आपके ऊपर भी लग रहा है कि भाई छात्रों को भड़काने का काम विपक्षी दल वहां कर रहे हैं और उसी की वजह से हिंसा की ऐसी तस्वीरें आती हैं। हम लोग गांधीवाद है, हिंसा के खिलाफ है, गांधी की बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार, जिस तरह से आर्मी का, जिस तरह से इन्होंने ये लाया अग्निपथ, जो 4 साल में जो रिटायर कर जाएंगे, वो रिटायर के बाद क्या उनको जॉब ओरिएंटेड होगी? ये इसके पीछे कोई एक और राज है कि आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, जो तलवार भाला बंदूक चलाते हैं, उनको जो 25% अपॉइंट करने के लिए इन्होंने लाया है। ये इसके पीछे ये आरएसएस का बहुत बड़ा एक अहम, जो उन्होंने 25% जो परमानेंट करने की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो 25% आरएसएस के वर्कर को, बाकी 75%। हालांकि आरजेडी हिंसा को रोकने के लिए क्या कर रही है, सवाल मेरा ये था, लेकिन चूंकि आप सीधा मुद्दे पर आ गए तो मैं चाहूंगा कि मेजर जनरल एसवीपी सिंह इस बात का जवाब दें। मेजर जनरल साहब, इस बात का मैं चाहूंगा स्पष्टीकरण, आप जो पैनलिस्ट हैं, वो जो दर्शक इस वक्त राष्ट्रवाद देख रहे हैं, उनको भी जरा दें। एक सेकंड अबू दुजाना, मुझे आप 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आपकी पूरी बातों सुनूंगा। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब, सेना में भर्तियों को लेकर के सरकार कहती है कि भाई छात्रों के भविष्य के निर्माण की ये योजना है, ये रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की योजना है, लेकिन इसका इतना विरोध क्यों है? आनंद जी, ऐसे है, मैं कुछ आपको बताऊंगा कि जब ऐसी स्कीम्स आती हैं देश के अंदर, इसका एक बैकड्रॉप होता है और 3-4 फैक्टर उसमें बहुत उचित रखते हैं। सबसे पहले कि क्या इस समय डॉक्ट्रिनल लेवल, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक लेवल में कुछ बदलाव आए हैं देश में, दुनिया में, लड़ाई के हालात में, जिसको हम कह सकते हैं सामरिक राजनीति। दूसरा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है दुनिया में, फौज के अंदर, उसका भी आंसर है यस। तीसरा है कि दुश्मन देश जो हमारे हैं, जिनके साथ हमारे रिश्ते सही नहीं है, उनकी क्या काबिलियत है, उनका थ्रेट लेवल हमें ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसका भी आंसर यस है। और चौथा है कि मिलिट्री एज यूजर्स फेल्ट नीड थी कि मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन की जाए तीनों सर्विस के बीच में। तो इसको मद्देनजर में रखते हुए कुछ चंद एक रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यक ज़रूरत थी पोस्ट कारगिल रिपोर्ट, और ये ऑनगोइंग स्कीम चल रही है। और सरकार ने अभी ये जो अग्निपथ का स्कीम लाए हैं, पिछले 2-2.5 साल से सरकार, ब्यूरोक्रेसी
और मिलिट्री अथॉरिटीज़ की काफ़ी चर्चा हुई है, मंथन हुआ है, और इसमें एक स्कीम अभी सामने लाई गई है। स्कीम जैसे लाई गई है, मेरे को उसके साथ एक दो पॉइंट का इश्यू है। ये स्टैट्यूटरी तरीके से लाई गई है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस, उसके साथ कोई चर्चा नहीं हुआ। पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर के साथ कुछ नहीं हुआ। वाइट पेपर नहीं है, पर उसको हम अलग भी रख दें। जो स्कीम लाई गई है एक बहुत उचित तरीके से लाई गई है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और जब भी ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज आता है, वो सामने एक चैलेंज, चुनौती होती है जी, और उसमें जो भी अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन करना है उसको हमने एक्सेप्ट करना है। वो उसमें मैं ये नहीं समझता कि सरकार की हार है। सरकार मॉडिफिकेशन कर रही है और उन्होंने एक विजडम दिखाई है, मैच्योरिटी दिखाई है, बुद्धि दिखाई है कि पहले दिन ही उन्होंने 2 साल आयु बढ़ा दी, पहले दिन ही। क्योंकि देश में वो कोई सरकार नहीं चाहती कि कोई उसके बारे में हालांकि दलील सर एक पक्ष ये भी दे रहा है कि पहले दिन का हंगामा हुआ तो हंगामे को देख करके सरकार ने 2 साल बढ़ा दिए। मैं आपसे इस बारे में आगे समझूंगा, लेकिन सर सुशांत सरीन साहब, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि क्या ये भी कहा जा रहा है कि बेहतर होता कि इस योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह पहले लॉन्च किया जाता ताकि लोग कम से कम समझते? यार एक तो मैं आनंद एक बात करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके के जाहिलाना मैं आपके साथ मेजर साहब मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास। एक छोटा सा सवाल मेरा सुशांत सरीन साहब से, मैं जवाब लेकर सर आपके पास वापस आ रहा हूं। सुशांत जी। आनंद, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक तो जिस तरीके के जाहिलाना लोग बात कर रहे हैं, आरएसएस की रिक्रूटमेंट है। पिछले 8 साल से अगर रिक्रूट करना होता तो आरएसएस आज भी कर सकती थी, बल्कि ये कोई नई स्कीम ला करके आरएसएस रिक्रूट करेगी। पिछले जितने सालों में जितनी भर्तियां हुई हैं, अगर आरएसएस ने करना होता तो तब कर लेती। तो बताइए, कोई अकल की बात करे, अपने आप को राजनेता बोलते हैं। अजय जी एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। एक सेकेंड, अजय वर्मा जी एक एक करके बात करते हैं सर। जब आपने बोला जाहिल कह रहे हैं आप, ये देश के चैनल पर बेइज्जती कर रहे हैं चुने हुए विधायक की, आप जाहिल कह रहे हैं। एक सेकंड अजय जी, सुशांत जी चलिए हम लोग भाषा का ख्याल रखते हैं सर, शब्दों के चयन का हम लोग ध्यान रखेंगे। एक सेकंड अजय वर्मा जी, मुद्दे पर रहते हैं सर, चर्चा का वक्त बीत जाएगा, आपके सवालों का जवाब मिलेगा नहीं। संसदीय भाषा है, इट इज अनपार्लियामेंट लैंग्वेज। अजय वर्मा जी एक एक करके बात करते हैं। आपको शब्दों से आपत्ति हो चाहे तथ्यों से आपत्ति हो, अपनी बात आप रखिएगा सर। सुशांत जी हम लोग कोशिश करेंगे सर शब्दों के चयन का हम लोग ध्यान रखें। बट ये नेता अपने आप को मानते हैं कि जिस तरीके से बात करते हैं, ये जो देखिए एक स्कीम आई है और जनरल साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। सरकार को एक औपचारिकता में नहीं रहना चाहिए। कोई भी स्कीम आएगी, जब उसमें ट्रांजिशन होगी एक पुराने से नए में, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ खामियां पाई जाएंगी और आपको वो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसमें कोई ईगो का इशू नहीं होना चाहिए कि जी सरकार की जो कोई उनकी अहमियत कम हो जाएगी या उनका कोई सर झुक जाएगा। अगर कोई वैलिड सजेशन आए, और सरकार ने भी शायद ये इंडिकेट किया है कि हम इसको मॉडिफाई कर देंगे अगर जरूरत पड़े। जैसे जनरल साहब बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में भी कुछ सवाल हैं इस स्कीम को लेकर के जो मेरे को लगता है कि बेहतर बनाई जा सकती है। ठीक है सुशांत जी, मैं उन सवालों का जिक्र करूं उससे पहले एक और पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूंगा, वो है जो हिंसा का पैटर्न है। देश के 7 राज्यों में हिंसा होती है एक ही मुद्दे को लेकर के, लेकिन हिंसा का पैटर्न एक है, पुलिस वालों पर हमला करना है, रेलगाड़ी जलानी है और बसों को जलाना है। तो क्या इसके पीछे आपको एक टूल किट नजर आती है? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम ग्रुप्स काफी हम लोगों ने देखे। नहीं, वो जरूर देखिए, एक तो जरूर पहलू है। एक तो ये मैं मान सकता हूं कि कुछ जो लोग एक्चुअली प्रत्याशी थे फौज में घुसने के लिए, उनको एक उत्तेजना हो रही है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो बात समझ में आती है। लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप आगजनी करें, आप उपद्रव करें। आप विधायक होकर आपने शपथ लिया हुआ है कि आप देश के संविधान का प्रोटेक्शन करेंगे, लोगों का प्रोटेक्शन करेंगे। आप बात करते हैं कि हम खून बहा देंगे, हम पता नहीं क्या क्या सड़कों पे पता नहीं कितना कत्लेआम करेंगे, क्या करेंगे। अगर ये इस तरीके की भाषा अलाउड है, तो एक तो ये पहलू है कि बहुत सारा जो उपद्रव हो रहा है, ये मेरे को तो ऑर्केस्ट्रेटेड लगता है।
ये जानबूझ करके करवाया जा रहा है। और सरकार ने जिस तरीके की उसकी कार्यशैली रही है पिछले चंद एपिसोड्स में, चाहे वो सीएए को लेकर के हो, चाहे वो जो आपका एक सेकंड अजय जी, मैं वापस नहीं, अगर ये देशद्रोही है तो इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला आज तक? इन पर कार्यवाही बुलडोजर चलेगा सर, फिर बुलडोजर को लेकर के राग लापा जाएगा। कानून बुलडोजर बना दिया आपने। अगर बुलडोजर ऐसा की है बात करेंगे सर, तो फिर और बिल्कुल बुलडोजर चलाइए तुरंत, आपने आज तक चलाया नहीं। एक वर्ग विशेष जब आता है तो बुलडोजर चलाते हैं। अच्छा एक सेकंड अजय वर्मा जी मुझे जवाब दीजिए, एक सेकंड सुशांत जी मैं आपको रोक रहा हूँ, एक सेकंड सुशांत जी मैं आ रहा हूँ आपकी बात। अजय वर्मा जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये सर एक सेकंड टेलीग्राम ग्रुप की आप चैट देखिए, नीतियों को समर्थन करके इस देश के सोशल फैब्रिक को क्लीन कर रहे हैं। अब सोशल फैब्रिक सर कौन तोड़ रहा है अजय जी? मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ जरा। सुशांत जी मुझे 30 सेकंड में वक्त दीजिए, मैं आपकी बात लौट रहा हूँ सर। ये टेलीग्राम ग्रुप की एक चैट है, इसमें लोग पूछ रहे हैं अजय जी कि मोदी का घर कहां है, मोदी के घर को जला देना है, इसमें लोग कह रहे हैं कि खून बहा देना है, इसमें कहा जा रहा है किसी को छोड़ना नहीं है। अब मुझे बताइए ये कौन सा सोशल फैब्रिक है? बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, हाँ। लेकिन देश भी प्रधानमंत्री का होता है। मेरा कहना सर ये है सर, मेरा कहना ये है कि अपनी अपनी कुर्सी पर बैठकर ये कहना कि ये बहुत गलत है, इस बात से काम नहीं चलेगा ना। अगर आप ये मानते हैं कि गलत है तो सड़कों पर आपको बैठ जाना चाहिए, युवाओं को समझाने के लिए कम से कम। सरकार अगर काम नहीं कर रही है, मैं कह रहा हूं सर, सरकार अगर काम नहीं कर रही, आपके मुताबिक सरकार काम नहीं कर रही है, लोग सरकार के सड़कों पर आ जाएं, हाँ। और समझाने विपक्ष जाएं। हाँ। आपने देखा कि किस तरह से लाठी हमारे नेताओं पर, हमारे मुख्यमंत्रियों पर, हमारे महिलाओं पर किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनको बजाया है। आपने देख नहीं रहा यानी कि अजय जी यानी कि जब तक आपके पास सत्ता है तो आप लोगों से बात करेंगे, सत्ता अगर नहीं है तो देश भले ही जल रहा हो, आप अपनी कुर्सी पर आराम फरमाएंगे, आप समझाने भी नहीं जाएंगे। क्रोनोलॉजी समझिए इस देश की सरकार की, कि अगर सरकार कोई स्कीम सर सरकार का जवाब देने के लिए शहजाद पूनावाला हैं यहाँ पर, मैं उनसे सवाल पूछूंगा इस बात को लेकर। मैं तो आपका सवाल पूछ रहा हूँ अजय जी। हमारा सवाल ये है कि हमारा उसका मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के बताता हूँ अभी। हाँ, एक सेकंड में बता रहा हूँ। ट्वीट के पहले कॉन्टेक्स्ट आप बता दीजिए। देखिए नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई कह रहा है तो सरकार क्या कर रही है, सरकार सो क्यों रही है? हाँ। इस झूठ के नाम पर दूसरों के मकान बुलडोजर पे तोड़ दिए जाते हैं, आप चलाइए इनके ऊपर, चूंकि ये आपके ही परिवार के नहीं। एक ट्वीट हमारे नेता राहुल गांधी जी का आया है कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है, और मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह इन्हें भी माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी, और अग्निपथ को वापस ले लीजिए, देश के हित में है। धन्यवाद, ये कहा है। और मैं कह रहा हूं कि एक और जरा सा 10 सेकंड कह दूं, अब एक नई स्कीम और लागू कर दीजिए इस देश में। अगर आपने ये कर दिया है कि आप शादी करने के बाद 4 साल बाद हिंदुस्तान से या घर से भाग जाइए तो आपका नाम भागवीर हो जाए, एक ये स्कीम भी ले आइए ताकि इस हिंदुस्तान का सिस्टम ही सही हो जाए। पर्सनल कमेंट है जी? नहीं पर्सनल कमेंट नहीं है, फिर भागवीर हो जाएगा आपका नाम। तो ये भी एक कानून ले आइए, हम अनुरोध कर रहे हैं आपसे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप भी, अब चलो कांग्रेस के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला बताइए जरा कि सरकार की जिम्मेदारी कैसे फिक्स की जाए इस मामले को लेकर के। एक तरफ स्कीम को लेकर नाराजगी तो दूसरी तरफ है आगजनी। देखिए, मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस प्रकार से सबकी बातें सुनी है ये सम्मान मुझे भी दिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है कि वो बयानवीर बन के बीच में घुसपैठ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेना के सम्मान की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको डीजीएमओ ने अनाउंस किया था, उस पर सवाल उठाए थे, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाए थे, पुलवामा का दोष भारत की सेना पर डाला था। ये वो लोग हैं जिन्होंने सड़क का गुंडा कहा था आर्मी चीफ को, याद है ना, और बाजवा को जाकर सोना मुंडा कह के गले लगे थे। वे लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने 1 लाख जो हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थे हमारे सेना के लोगों को, वो खरीद कर नहीं दिया। नेशनल वॉर मेमोरियल 50 साल तक नहीं दिया, OROP 42 साल तक नहीं दिया, मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं दिया। बार बार उन्होंने कितना बजट छोड़कर गए थे, 2 लाख करोड़ का, आज 5.5 लाख करोड़ है बजट आर्मी का, डिफेंस का। तो ये लोग बात ना करें। पर दूसरी बात आते, चलो जवाबदेही बहुत जरूरी है। मैं आज सरकार का और आज हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ चीजों को बोलूं भी, और जैसे सुशांत सरीन और हमारे मेजर जनरल साहब बैठे, उनकी बातें जो आती है, उनका फीडबैक आता है, तो उनको कन्वे भी ऊपर करूं ताकि उससे सबसे अच्छी पॉलिसी बन पाए। तो मैं आपको 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं, और अनंत जी इस पे हस्तक्षेप ना हो। आज हमने जो ऐलान किए हैं, 21 से 23 साल भी कर दी गई है पहले साल की भर्ती के लिए,
इसके अलावा 10% रिजर्वेशन सीएपीएफ में। सीएपीएफ का मतलब क्या है? सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, असम राइफल्स, ये सारी सेवाएं हैं जिसमें कि लगभग 10 लाख लोग लिए जाते हैं हर वर्ष। इसके अलावा आपकी स्टेट पुलिस भी है जिसमें कि आप उत्तराखंड पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, असम पुलिस है, यहां पर भी इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये सारी चीजें बताई गई है। इसके अलावा भी मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पैकेज भी है उनके पास, फाइनेंशियल पैकेज लगभग 20 लाख रुपए का, 11 लाख आपके अकाउंट में और आपकी सेविंग्स जो होगी, क्योंकि 4 साल आपको आर्मी में वैसे तो खर्चा नहीं करना पड़ता है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1965 में इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म के लिए 5 साल के लिए लिया गया था लोगों को आर्मी में, और ना पेंशन दी गई ना लमसम अमाउंट दिया गया। 1965 में किसकी सरकार थी? आप करे तो चमत्कार, और अगर सेना आज करना चाहे तो वो गुनेगार। और ये एक प्लान के तहत किया जा रहा है कि 32 की जो उम्र है हमारी आर्मी की उसको कम किया जाए। सुशांत सरीन जी से पूछे क्यों ये जरूरी है, मुझसे मत पूछेगा। और अगर इस पॉलिसी में और भी सुधार करना है तो किसने मना किया है? और इसको लाने से पहले भी पूरी चर्चा की गई थी। परंतु मैं आज पूछ रहा हूं कि जो सारी बातें हैं, आपको लगे ये पॉलिसी गलत है, आप जाइए वोट मांगे इसके खिलाफ और हमें बेदखल कीजिए सरकार से। हिंसा करने का अधिकार किसी को हो सकता है क्या? आज मैं हाथ जोड़कर अजय जी से, मेरे मित्र हैं, उनसे एक ही चीज पूछ रहा हूं, आप बताइए महात्मा गांधी की पार्टी में इरफान अंसारी के लिए जगह होनी चाहिए, हां या ना? बस इतना जवाब दे दीजिए। अजय वर्मा जी, क्या बताइए? सवाल सुना आपने शहजाद पूनावाला का? नहीं, वो तो देखिए उनका पक्ष तो है, भाई हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे और सरकार का पक्ष में वापस सवाल पूछ रहे सर इरफान अंसारी के ऊपर, जिसके बारे में आपने पहले दफा में जवाब दिया था। मैंने आपको इरफान अंसारी के बारे में ये बताया कि हिंदुस्तान में आपने कभी सवाल उठाया था अनुराग ठाकुर साहब के ऊपर, प्रवेश वर्मा के ऊपर, कपिल मिश्रा के ऊपर, गिरिराज प्रसाद जी के ऊपर, जब वो किस तरह के बयान और भाषण? अच्छा चलिए, आपने कहा कि इरफान अंसारी सिर्फ एक विधायक है। मैं कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री की बात करता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री, वो भी इनको नक्सलियों से कंपेयर कर रहे हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री जहां पर खुद नक्सलवादी गलत समझ रहे समय तक रहा है। देखिए, नक्सली से उनको खतरा है और उनको जान का खतरा दे रखा है। दिल्ली पुलिस ने उस दौरान, मतलब मुझे ये बताइए, 1.5 घंटे अगर उनके साथ कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी और मोदी जी की होगी। अब ये जो कह रहे हैं कि 4 साल बाद नक्सली का जो कंपैरिजन वो कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि 4 साल बाद जब ये युवा जो भर्ती फौज में सीधे नहीं हो पाएंगे, उनको कह रहे हैं कि वो नक्सली बन जाए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं, नक्सली नहीं कह रहे वो ये कह रहे हैं कि 4 साल में तो आदमी समझ भी नहीं पाता, और इतनी ताकतवर सेनाओं के साथ इन हमारे यंग जवानों को आप इतना तो अनुभव भी नहीं आता है। मैं ये कह रहा हूं इसी सवाल को लेकर के मेजर जनरल एसपीपी सिंह साहब, एक सेकंड, मैं शहजाद आपके पास में आ रहा हूं। एक सेकंड अजय जी, मैं समझ गया आपकी बात। हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेकर जब बाहर निकलेंगे तो वो एक चुने हुए सदे हुए हथियार चलाने वाले होंगे, और वो लोग जब बाहर निकलेंगे, जब नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, पैसा नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन है, वो हो सकता है आपराधिक प्रवृत्ति काम शुरू कर देंगे। 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, 10 सेकंड। आनंद जी 10 सेकंड, 10 सेकंड, मैं आपसे 10 सेकंड चाह रहा हूं। हाँ, मुझे लगता है मेरे सामने स्क्रीन नहीं है तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। अजय जी आपके साथ स्टूडियो में है क्या? बिल्कुल। उनसे एक बार पूछे तीनों सेनाओं के प्रमुखों का नाम क्या है, बिना गूगल करे। चर्चा किसी और डायरेक्शन में शहजाद जा सकती है। बोलिए, चर्चा किसी और डायरेक्शन में जा सकती है। एयर चीफ मार्शल कौन है, नेवी के चीफ कौन है और आर्मी के चीफ कौन है? नहीं, उनसे पूछ लीजिए बिना गूगल के बताएं। मैं किसी के जनरल नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए हम लोग शो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल जो अजय वर्मा ने उठाया था, एक सेकंड अजय जी, मैं लौट रहा हूं। एक सेकंड, उनको नहीं पता, मैं सोचने के लिए वक्त देता हूं। आपके सवाल का जवाब मैं सोचने के लिए मैं बताता हूं अनंत जी, मैं बता रहा हूं, इन तीनों सेनाओं के चीफ तो ऑनररी हैं। इन तीनों सेनाओं के चीफ माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और तीनों सेनाओं के अघोषित चीफ भी हैं वो। ये मैं आपको ऑन चैनल ये बात कह रहा हूँ। ये तो संविधान में नहीं है सर, ये संविधान, इनके संविधान को मान कौन रहा है? ये संविधान को मान कब रहे हैं आनंद जी? नहीं, मैं चाहे तीनों सेनाओं का चीफ प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति होते हैं। सिंह साहब का नाम ले लूं, लेकिन ये आप बताइए मैं किसी का नाम ले लूं? एक सेकंड, मैं ट्रैक पर लेके आ रहा हूं। एक सेकंड में आ रहा हूं अजय जी, सेना हो या कोई थोड़ी सी शांति रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए सर। अब आप स्टूडियो में मैं सर फीडर नहीं करा सकता, मेरे माइक से आपकी आवाज आएगी। ऑनरेबल एक सेकंड में शहजाद लौट रहा हूं के पास। छोटा सा रिएक्शन मेरा मेजर जनरल एसपीपी सिंह सर आपसे रहेगा। एक सवाल मेरा सर इसी बात 5 सेकंड और मैं आ रहा हूं शहजाद आपके पास। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरा मेजर साहब से रहेगा, मैं उसको लेकर के आपके पास में आ रहा हूं सर। उसके बाद 5 सेकंड नहीं, इसी श्रृंखला में बात है जी, इसी श्रृंखला में बात है। 5 सेकंड दे दीजिए। मैं इसीलिए नाम पूछ रहा था,
मैं इसीलिए नाम पूछ रहा था क्योंकि जिस व्यक्ति को हमारे सेना प्रमुखों का नाम ना पता हो उनके साथ परिचर्चा करके ये भारतीय सेना की, सेना का मतलब तीनों सेनाओं की एक पॉलिसी है, उसको सरकार को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। ये वो व्यक्ति है जो सेना का अपमान करते हैं, देश की सरकार और यहाँ पर सर्टिफिकेटों में अपने साइन, अपने फोटो, अपने काम, यही काम इनका है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अरे सर नहीं पता तो मना कर दीजिए ना, इसमें बहस की कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल है, इनको बताया। मैं कह रहा हूँ सर नहीं पता तो मना कर दीजिए। आप पढ़ देना, ये पेन पेपर रखें सर, आप ये लिख दीजिए। एक सेकंड ये प्रिंसिपल है, एक सेकंड शहजाद, एक सेकंड। ये अजय वर्मा सर मेरे बराबर में ही है। एक सेकंड, मैं बाकी मेहमानों से ले लूं सर। एक सेकंड, आप बात हैं और फिर मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मेजर जनरल एसपी सिंह साहब, कि माननीय प्रधानमंत्री जी। एक सेकंड अजय जी आप थोड़ा सा जरा संयम रखिए। मेजर जनरल एसपी सिंह साहब, मेरा सवाल ये कि जो बार बार उठाया जा रहा है कि भाई 4 साल बाद अगर कोई जवान ट्रेन होकर के आता है और खुदा ना खास्ता उसको नौकरी अगर नहीं मिली तो जाके नक्सली बन जाएगा। मेरा सवाल यह है कि क्या 4 साल की ट्रेनिंग फौज की इतनी कमजोर आंकी जा रही है कि देशभक्ति का पाठ इंसान के दिमाग से निकल जाएगा? हाँ, 71 साल ये की जो उम्र में 71 साल बन की जाएगा उम्र में ट्रेन जवान, मैं वो रिटायर कर जाएगा। वो जो न्यू जनरेशन जो आ रहा है, 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद कहां जाएगा, ये मोदी जी बताएंगे। हाँ, 71 साल की उम्र में आप देश चला रहे हैं और देशभक्ति की पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे परमिशन देंगे आप बात करने की? ठीक है अबू जाना साहब, मैं लौट आऊंगा आपके पास। एसपी सिंह साहब। आनंद साहब, मैं शुरू करूं? जी सर जी। देखिए, 4 साल की जो ट्रेनिंग है, बहुत माहिर ट्रेनिंग मिलेगी। और ये जो बोल रहे हैं कि नक्सलाइट या टेररिज्म में कोई जाएगा, मैं समझता हूं ये ट्रेटरशिप है, देशविरोधी है। और ऐसी बात करना, गलत शिक्षा दी जा रही है हमारे यूथ को, ये बहुत दुख वाली बात है। और आपको मैं रिपीट करता हूं, जो 4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, 6 महीने जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में होंगे, बहुत माहिर ट्रेनिंग मिलती है। और जब यूनिट में एक जवान आता है, उसको बहुत अधिक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। और ये जो अग्निवीर होंगे, उस ट्रेनिंग में उनको वही लागू रहेगा जैसे कि नॉर्मल जवान अभी तक आ रहा था। हाँ, इतना है कि कुछ कम ट्रेनिंग लेके आएंगे सेंटर से, पर वो मैंने आपको बताया है जी कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, हमारे को ट्रेनिंग सिस्टम में भी देखना पड़ता है, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। कि पुरानी ट्रेनिंग अगर मैं 52 हफ्ते करता था या 42 हफ्ते करता था, उसको मैं कम कर सकता हूं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है आनंद साहब, मैं आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर नासिक रोड का कमांडेंट रहा हूं 2002 में, 21 साल पहले। और उस समय पराक्रम चल रहा था। मैं देशवासियों से और आप सबके इस मदद से शेयर करना चाहता हूं मेरा अपना एक्सपीरियंस। जी सर। आर्टिलरी में 15 से 20% मैन पावर डेफिशिएंसी थी और एक डिसीजन ली गई थी कि हम ट्रंकेटेड ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग को कम किया गया था ताकि हम जल्दी से, लड़ाई का हालात था और प्रोग्राम, कि हम मैन पावर अपने पलटनों में भेजें। और हमने सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग कराई सेंटर में 3 महीने के लिए, वो बनते हैं 12 हफ्ते। और बाकी जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग थी वो पलटनों ने कराई थी। उसी साल में एक फीडबैक सिस्टम किया गया था, जो मेरी जिम्मेवारी बनी थी डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी से, कि फीडबैक लो यूनिट से कि रिक्रूट्स का स्टैंडर्ड क्या रहा जी। और नवंबर के आखिर में एक आर्टिलरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, लार्ज कॉन्फ्रेंस, जिसमें सेना अध्यक्ष जनरल पद्मनाभन थे उस समय, वो ही आर्टिलरी के थे और हाजिर थे। और वो जो सर्वे था, उसमें 90% यूनिट ने बोला कि रिक्रूट्स का जो स्टैंडर्ड है अबव एवरेज टू एक्सीलेंट रहा है। 10% साहब, यानी जो शक जताया जा रहा है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद भूपेश बघेल कहते हैं कि युवा जो है नक्सली बन जाएगा, उसका अपने तथ्यों के साथ में खंडन कर दिया कि अगर 12 हफ्ते की ट्रेनिंग मोरल कितना आप कर सकती है, तो ये तो 4 साल की ट्रेनिंग है। निखिल मंडल, अब मेरा सवाल आपसे भी रहेगा सर, सरकार का आप हिस्सा हैं, लेकिन हिंसा रोकने की जिम्मेदारी सर आप ही की है। नहीं, हमने कब कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमने तो शुरू में ही कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है। और शुरुआती दौर में कुछ प्रॉब्लम्स हुए,
ये हम एडमिट भी करते हैं, लेकिन डे बाय डे जिस तरह से चीजों को पता किया गया इंटेलिजेंस के तहत, या अगर आप कहेंगे कि शुरुआती दौर में जो प्रॉब्लम्स हुए उसको लेकर के भी अकाउंटेबिलिटी तय की गई है कि कहाँ कौन से अधिकारी पदाधिकारी जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लैक ऑफ, कहिए कि अपने ड्यूटी, लैक ऑफ ड्यूटी के तहत इस तरह की चीजें हैं, उन पे भी कार्रवाई हुई है। अभी 1-1.5 घंटे पहले ही एक अधिकारी पे भी कार्रवाई हुई है, तो उसको लेके हम कंसर्न है। जहां तक एक चीज, लेकिन निखिल मंडल साहब मुझे एक बात तो बताइए सर कि जेडीयू इसकी मुखालफत भी कर रही है, जेडीयू इससे सहमत भी नहीं है, उसके बावजूद भी हिंसा का जो एपिसेंटर बना हुआ बिहार बना हुआ है। नहीं, देखिए, जेडीयू को कोई ऐसा नहीं है कि इस सारे स्कीम से प्रॉब्लम है। हमने तो बस एक ये कहा कि अगर कैंडिडेट को अगर कुछ प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन गैप है तो वापस चीजों को फिर से बात करके उन तक पहुंचा देना चाहिए, ताकि अगर ये कंफ्यूजन है तो दूर होना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने कभी ये विरोध नहीं किया। और जहां तक हिंसा की बात है उसके भी हम लोग सपोर्टर नहीं है। हम लोगों ने शुरू से ही कहा है कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, निश्चित रूप से सभी को अपनी बात रखने की आजादी है। हिंसा को लेकर के सर सरकार के लूप होल क्या क्या गिनाए जा रहे हैं वो लेकर आपके पास में हूं। उससे पहले अबू दुजाना, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि सीधा जो सवाल उठता है वो बिहार में कम से कम विपक्ष पर ही उठाया जा रहा है कि भाई विपक्ष भड़का रहा है, इन युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से सर आपकी तरफ से आपका माइक म्यूट है अबू दुजाना साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष ये गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं, हम लोग अहिंसावादी हैं। और हम लोग हिंसा के खिलाफ। साहब, क्या विपक्ष से ये उम्मीद की जानी चाहिए या किया जाना गलत है कि जिस वक्त प्रदेश में हिंसा हो, रेलवे स्टेशन जलाए जा रहे हो सर, उस वक्त पे विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाते हुए सड़कों पर आए युवाओं से अपील करे कम से कम कि भाई ये हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है, आपको कुछ जो बात करनी है आप सीधा सरकार से कीजिए, राज्य सरकार से कीजिए, केंद्र सरकार से कीजिए, लेकिन कम से कम सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए, आम लोगों के वाहन मत चलाइए। ये तो इनका कोई संगठन नहीं है, ये स्टूडेंट्स है, इनका कोई संगठन रहेगा तो हम लोग तो हिंसा के खिलाफ है। लेकिन जो भारत सरकार जो पॉलिसी लाई, ये 4 साल में ये बच्चे का फ्यूचर क्या होगा ये तो बताए। और ये 5 दिन में 8 बार मॉडिफिकेशन किए हैं, और मॉडिफिकेशन करने की क्या जरूरत पड़ी जी। अबू दुजाना साहब, इसी चर्चा के दौरान ये दोनों बिंदुओं का स्पष्टीकरण सर दिया गया। पहला तो नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, वो सुशांत सरीन ने भी कहा कि भाई सरकार जब नई योजनाएं लाती है तो लूपहोल होते हैं, उनमें सलाह दी जाती है, सरकार बजाय एडमेंट हुए उनको स्वीकार करती है, वही नोटिफिकेशन बार बार आए। दूसरा जो आपने कहा सर कि जो युवा 75% बचेंगे, उसके बारे में सर इसी चर्चा में शहजाद ने कहा कि सीएपीएफ जो फोर्सेज हैं उनमें उनको भर्ती करवाया जाएगा। क्या नक्सलाइट बनेंगे, आतंकवादी बनेंगे? आप ट्रेन करके उनको गोली चलाने का, बंदूक चलाने का ट्रेन कर रहे हैं, तो ये बच्चे 4 साल के बाद क्या करेंगे? सर फिर वही चर्चा हो गई। मेरे ख्याल से अबू दुजाना साहब ये आवाज आता अब तक पहुंची नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया अपने एजेंडे को ध्यान में रखते हुए कि मेजर जनरल एसपी सिंह ने साफ कहा कि 12 हफ्ते की ट्रेनिंग काफी होती है किसी भी नौजवान को उसके दिमाग में देशभक्ति का पाठ दोबारा भरने के लिए। ये तो फिर भी 4 साल की ट्रेनिंग है। और सुशांत सरीन क्या कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है क्योंकि फौजी भाई रिटायर होकर घर आ गया, उसके बाद जाके नक्सली बन गया, फौजी भारतीय फौज का सिपाही जो है रिटायर होकर घर आ गया, जाके आतंकवादी बन गया, तो कैसे नौजवानों के ऊपर ये तोहमत लगाई जा रही है? ये जो 4 साल की बात है। आ रहा हूं सर अबू दुजाना साहब, मैं आ रहा हूं सर, सुशांत सरीन से जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आ जाऊंगा सवाल सुनने के लिए। क्यों नहीं वो पुराने कानून को लागू किया जा रहा है, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, जो पुराना कानून था। जी ठीक है सर, उसी को लागू किया जाए, इसको कैंसिल किया जाए, इसको विथड्रॉ करे गवर्नमेंट। क्यों नहीं विथड्रॉ कर रही है? तो मैं आगे बात इसके पीछे इन्होंने जो मॉडिफिकेशन करके लाया। अबू दुजाना जी आपकी बात सुनी सर, अबू दुजाना साहब आपकी बात अनइंटरप्रेटेड तरीके से सुनी। आपने जो सवाल उठाए उन्हीं सवालों का जवाब मैं चाहता हूं कि बाकी मेहमान दें ताकि दर्शकों को पता चले। सुशांत जी। नहीं शहजाद साहब तो मैं पूछ रहा हूं आखिर ये सर सुशांत सरीन से मैं जवाब ले रहा हूं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं, बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद मेजर जनरल साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जवाब ले लूंगा। पहले सुशांत सरीन। यार पहले तो ये जो इतना इनको तकलीफ है सारे बच्चों की, जरा ये बताएं जो बच्चे फौज में नहीं घुसेंगे 4 साल के बाद उनका भविष्य क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, जो घुस जाएंगे फौज में वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे,
अपनी सेवा करेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो एक इतना सॉलिड उनके पास पैकेज होगा जो उनके पास अदरवाइज नहीं होगा। अगर उनको कोई और नौकरी नहीं मिलती, उनकी इतनी क्षमता हो। यार इसको चुप करवाओ यार। अब दुजाना जी एक एक करके बात करते हैं ना सर, अब दुजाना एक एक करके बात करते हैं सर। पता अजीब टाइप के लोग हैं यार। एक आदमी बात कर रहा है, उसके बीच में बात करेंगे, विधायक हैं। और तो जो लड़का बाहर निकलेगा 4 साल के बाद, उसके पास एक राशि होगी। अगर वो कोई कामकाज करना चाहे उसके पास वो ऑप्शन है, अगर वो कोई नौकरी करना चाहे उसके पास वो ऑप्शन है। जहां तक ट्रेन मैन पावर बाहर निकली, आज से चंद साल पहले जनरल साहब से पूछ लीजिएगा, जो आपके, ये तो बाद में आपने सीमा बढ़ाई ना, समय सीमा सर्विस की जी, कि आप 15 साल की आपने, पहले तो 7 साल होती थी। 7 साल के बाद कितने लोग डाकू, चोर, मवाली और नक्सली बने? मेरे पास, आपके पास कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। बिल्कुल। ये मान लेना कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जो लड़का बाहर आएगा, और ये एक ऐसी उम्र में आएंगे जबकि इनके लिए एक नया प्रोफेशन लेना, एक नई स्ट्रीम में जाना, बेशक पुलिस में या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भर्ती होना, या कोई अपना कारोबार करना, या प्राइवेट सेक्टर में चले जाना ट्रेनिंग के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोग के पास ऐसी ट्रेनिंग होगी जो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर वालों के पास नहीं होगी। आप इन लोगों को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। इनकी संख्या भी कोई इतनी ज्यादा नहीं होगी कि आपको इनको ऑब्जॉर्व करने में कोई बहुत बड़ी दुश्वारी होगी। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं ऑब्जॉर्व होते तो उनके पास एटलीस्ट ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना कुछ कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जो नहीं घुसेंगे, और 99% ऑफ द पीपल जो अभी सो कॉल्ड विद्यार्थी उपद्रव कर रहे हैं, वो तो नहीं घुसेंगे ना। घुसेंगे तो 1% ही लोग, चाहे वो ये वाली स्कीम हो या पुरानी वाली स्कीम हो। ठीक बात है। वो क्या करेंगे उसके बाद? इस बात का जवाब सर सबसे पहले मैं अबू दुजाना से लूंगा, क्योंकि बिहार से ही वो हैं और विधायक भी हैं, और बिहार में सबसे ज्यादा उत्पात इस वक्त है। अबू दुजाना साहब, सवाल आप तक पहुंचा सर? कहां पहुंचा बताइए ना। जिस तरह आपके सिरिन साहब बता रहे सुशांत जी ने कि ये ट्रेंड हो के कहीं दूसरी से प्राइवेट सेक्टर्स में कहीं भी ये नौकरी, क्या ये अश्योर्ड करेंगे? पिछले इन्होंने सर, उनका जो प्राइमरी सवाल है वो ये है कि आपको छात्रों की चिंता है। सरकार वहां एक ऑप्शन दे रही है कि भाई छात्र आए, जो लोग 25% एक्सीलेंट परफॉर्मर होंगे उनको सेना में रिटेन किया जाएगा, बाकियों के लिए और ऑप्शंस हैं। प्राथमिकता के आधार पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वहां उनको भर्ती कराया जाएगा, स्टेट पुलिस से वहां भर्ती कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि भाई हमारी भर्ती में भी इनको वरीयता दी जाएगी। उसके अलावा सेना से जो ट्रेंड व्यक्ति होता है उसके प्राइवेट सेक्टर में उसकी पूछ होती है। उनका सवाल ये कि जो लोग इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आनंद, अभी जब ये सरकार में थे, इनकी सरकार थी 15 साल, इन्होंने कितनी नौकरियां पैदा की? कौन सी गारंटी इन्होंने दी किसी को? मालूम नहीं कितने इंजीनियर। ये जो बात करनी है ना कि गारंटी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद, आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पसंद, आप मत ज्वाइन करिए। कोई जबरदस्ती थोड़ी है, ये आपको नहीं मालूम है। आप मत ज्वाइन करिए। आप इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इस सवाल का सीधा जवाब सर नहीं दे रहे हैं। मैं चाहूंगा अजय वर्मा आप बता दें, छात्रों की इतनी चिंता है, जो लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे उनके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? उनका क्या किया जाए? देखिए, आदरणीय सुशांत सरान जी बड़े सम्मानीय हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और इन रक्षा में इनके पास डिग्री, मेडल सब चीजें हैं, मान लिया हमने, हमें कोई ऐतराज नहीं है ना। हमारा कोई बड़ा कुछ है ना वर्मा जी, आपको तो नाम भी नहीं पता लोगों का। सुशांत सर, आप इतने आपको चिंता है। अभी शहजाद जी ने आपसे सवाल पूछा था, आपको तो वो प्रिंसिपल नहीं है कि मैं स्कूल में मैं उसका स्टूडेंट हूँ या आपके स्कूल का मैं स्टूडेंट हूँ। बहुत बड़े इट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जहाँ तक नाम सवाल है तो मैंने लिख के कागज पे तभी रख दिए थे। नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ, नाम लिख के तभी रख दिए थे मैंने। अब मैं आपसे पूछूं, आप बता देना। अभी मैंने तो नाम लिख दिए थे। जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं कर रहे, सीधा सीधा बता दीजिए कि उन्होंने जो सवाल पूछा, उन्होंने जो पहला सवाल पूछा, नरवाणे साहब और आर.के. सिंह भदौरिया से तभी लिख के रख दिए थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही बता दीजिए जरा, बिना नेट देखे, बिना कागज पढ़े, बिना सवाल पढ़े। अजय वर्मा जी, अपनी बातों में आप खुद ही फंस गए सर। अब जब तक आप जवाब नहीं दे रहे थे तो बचे हुए थे, अब जवाब देकर फंस गए सर। अजय वर्मा जी, मैं कह रहा हूँ आप जवाब देकर फंस गए सर। जब तक जवाब आपने नहीं दिया था, अजय जी बचे हुए थे, आपने जवाब दिया, जवाब देकर फंस गए। शहजाद पुनावाला हंस भी रहे हैं। शहजाद, चलो, आर्मी के देखिए, आर्मी के इनसे सुन लीजिए, आर्मी में
जो ये मैं बता रहा हूँ गोरखा रेजिमेंट का बिना नेट देकर सुशांत सरीन साहब आप बता देना, जो ये संधि नेपाल से और जो ये संधि ब्रिटेन से हुई थी उसको हमें अपनी गोरखा रेजिमेंट के लोग देने थे। आप बता, ये आज का कॉन्टेक्स्ट नहीं है सर, अब ये आज का कॉन्टेक्स्ट नहीं। 47 के बाद की हम चाहे जितनी संधियों की बात कर लें, अरे सर आप तो जवाब ना देके बेहतर थे ना, जवाब देकर फंस गए। सुशांत सरीन साहब की बात शहजाद को 10 सेकंड में कहना चाहते हैं। सुना, सुशांत सरीन साहब ये पूछ रहे थे कि जो लोग बचे हुए हैं उनको नौकरी कौन देंगे। एक सेकंड अजय जी मुझे 5 सेकंड का वक्त दीजिए। अजय जी, प्रधानमंत्री ने अब आपका मैं फेडर डाउन नहीं कर सकता सर, क्योंकि मेरी माइक साहब की आवाज चली जाएगी। 2 करोड़ नौकरी आपको दूंगा, ये सुशांत सरीन अजय वर्मा की जिम्मेदारी नहीं है। एक सेकंड अजय जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अब बौखलाहट की जरूरत नहीं है सर, बौखलाहट की जरूरत नहीं है सर। भारत से गुजर एक सेकंड अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा, अजय वर्मा जी, भाषण का मंच नहीं है सर। अजय वर्मा जी, भाषण का मंच नहीं है सर, भाषण का मंच नहीं है। समय पूरा हुआ सर। नहीं सर, भाषण नहीं, भाषण नहीं सर, भाषण नहीं, भाषण नहीं सर, लंबा भाषण नहीं। अजय जी लंबा भाषण नहीं, अजय जी लंबा भाषण नहीं। मैं सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। अजय जी मैं सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, सवाल का जवाब दीजिएगा सर, बीच में नहीं सर। एक सेकंड शहजाद पुनावाला 5 सेकंड आपके पास, अपनी बात पहले आप रख दीजिए, फिर चलूंगा। नहीं आप मुझे नहीं पहले आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं माइक नीचे करूंगा। ठीक है, 10 सेकंड आपके यहाँ से बताइए। 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए मैंने अभी जो चिंता जता रहे हैं, हाँ मैंने अभी इस शो के दौरान जो चिंता जता रहे हैं आर्मी के लिए, सेना के लिए, उनको पूछा कि अभी के 3 सेनाओं के प्रमुखों का नाम क्या है। इन्होंने पुराने प्रमुखों का नाम बताया है। इनको ये भी नहीं पता कि हमारे सेना प्रमुख कौन है, और ये सेना की बात करने आए हैं, और ये सुशांत सरीन जैसे इतने वो उनके एक्सपीरियंस से उनको ताने मार रहे हैं। और यही मानसिकता है, यही इनकी मानसिकता है। जिसकी पार्टी का नेता 10वीं फेल है, जिसने तमंचा तमाया युवाओं के हाथ में, जिसकी पार्टी का नेता 10वीं फेल है, वो देश को आगे ले जाएगा। और जो 4 साल नाम नमक निशान की सौगात खाकर देश के लिए कटिबद्ध रहेगा, वो नक्सली बन जाएगा। ये अबू दुजाना को पूछे, इनको शर्म आती है? इनकी पार्टी का नेता 10वीं फेल है। कौन पार्टी का नेता 10वीं फेल है? हमारी 4 साल की कौन पार्टी का नेता 10वीं फेल है? हीरे के ऊपर अरे लोगों की तो डिग्रियों का ही नहीं पता आज तक। और संवैधानिक पद पे बैठे लोगों की डिग्रियों का नहीं पता। यहाँ बैठ के आप भाषण दे रहे हो कि 10वीं फेल और 5वीं फेल, 10वीं और 12वीं फेल के लोग आप कानून बनाने की और पिक्चरों की बात करते हैं, डिग्रियों का ही नहीं पता भाई। मेरे पास डिग्रियों को अगर जांच कराई जाए तो झूठी निकलेंगी। आपस की बहस में नहीं उलझेंगे सर। डिग्री देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की डिग्री की जांच कराई जाए तो वो यूनिवर्सिटी आज तक नहीं है, वो फॉन्ट्स आज तक नहीं है, वो उसका ये नहीं पता कि कब 87 में हुआ था। एक तो ये पैटर्न बन गया है 2022 चर्चा में मेहमानों के आने के बाद कि जैसे 30 सेकंड बचते हैं सब लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। सर कंपटीशन नहीं है। अबू दुजाना जी, अजय वर्मा जी, कोई कंपटीशन नहीं किसने कितना बोला। झूठ दिखाते हैं देशभक्ति की। हाँ आप दोनों सर एक ही बातें बोल रहे हैं और एक ही दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। बहरहाल चर्चा मेरे पास सर वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देश के लोगों की बात समझना होगा कि जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि जब 4 साल बाद सैनिक बाहर अगर वहां से ट्रेनिंग के बाद आएंगे तो नक्सली बन जाएंगे। ऑन रिकॉर्ड टाइम्स इस्लामाबाद के मंच पर पूर्व मेजर जनरल ने साफ कहा कि 12 हफ्ते की ट्रेनिंग बहुत होती है किसी सैनिक के अंदर सैनिक वाला जज्बा पैदा करने के लिए, ये तो फिर भी 4 साल की ट्रेनिंग।